होने पर लाखों रुपए का खाना जाया हो गया। प्रेस गैलरी से बराह रास्त जो भी सूरत-ए-हाल थी वो हम क्लास साहब की जुबानी ही सुनेंगे। प्रोग्राम के जब हम तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो कुछ बजट के ऊपर भी बात होगी। नवाज शरीफ हुकूमत ने शाह खर्चियों की नई दास्तान रकम कर दी। पिछले माली साल से बजट से पहले 260 अरब बजट के जायद खर्च करने वाली हुकूमत ने इस बार भी बजट से पहले 310 अरब रुपए जायद खर्च कर डाले। हुकूमत ने अरबों रुपए की पुरताइश गाड़ियों, दौरों और दूसरे गैर पैदावारी कामों पर ये पैसे खर्च कर डाले। सवाल यह है कि पिछले साल की तरह इस बार भी पार्लियामेंट इस ज़िमनी बजट को बगैर हिलो हुज्जत के पास कर देगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान को एक साल में 14 अरब डॉलर का सूद अदा करना होगा। जिस मुल्क की एक्सपोर्ट सिर्फ 20 अरब डॉलर हो वो एक साल में 14 अरब डॉलर की वापसी कैसे और किस तरह से अरेंज कर पाएगी? क्या पाकिस्तान दिवालियापन की जानिब बढ़ रहा है? और मुख्तसरन कुछ इसमें भी बात करेंगे कि कतर, दुबई और बहरीन के जो हुक्मरान हैं उन्हें ड्यूटी फ्री जहाज, गाड़ियां और महंगे तोहफे लाने की भी छूट दे दी गई है, लेकिन ये राइट सिर्फ इनको दी गई है जबकि सऊदी अरब को नहीं दी गई। आखिर कतरी, दुबई और बहरीन के हुक्मरानों को इतनी बड़ी राइट क्यों और किस कीमत पर दी गई है? डिटेल से इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब GIT से मुतालिक बात करेंगे। एक जो एतराज था सुप्रीम कोर्ट ने आज तो उसको निपटा दिया है कि ना दौरानिया बढ़ेगा ना मेंबरान तब्दील होंगे। क्या समझते हैं मजीद खदशात पैदा होने जा रहे हैं? तो इसके GIT के ना दो रुख हैं, दो इंटरप्रिटेशन की जा रही हैं। पहली तो वो है जो कि बजाय नज़र आ रही है कि नून लीग बड़ी उनके लिए अपसेट हुआ है और जज हजरात ने वही बातें की हैं जो आप और हम यहाँ पे बैठे कर रहे थे कि जनाब ये कोई पिकनिक नहीं है, ये तफ्तीश हो रही है। और ये अगर कहना कि जी GIT के मेंबरान की रिश्तेदारियाँ हैं सियासी पार्टियों में इनके मुखालिफ, तो किस पाकिस्तानी की आपकी मेरी नई रिश्तेदारियां? पाकिस्तान का सिस्टम इस तरह का है कि लोगों का एक दूसरे से सबकी रिश्तेदारी खास तौर पर रूरल लीड की निकल आती हैं। और अदालत ने यह भी ये एक बचगाना सी मेरा ख्याल इनके एतराज़ात थे कि जी वो हमें वकील ले जाना जाए दिया जिए और जी हमें वो सवालात बता दिए जाएँ या क्या दस्तावेज़ात लानी है। जनाब ये तफ्तीशें ऐसे नहीं होती हैं और ये GIT हो रही है और बड़े हाईएस्ट लेवल की हो रही है, कोई मजाक नहीं हो रहा इससे। तो फिर वो जो इनके ही दौर में नून लीग के माजी में पता नहीं किस किस को पकड़ के जेलों में डाल के कई कई साल कोई पड़े रहे, FIA ये साबुर रहमान साहब सिगरेट लगा लगा के जिन पे टॉर्चर करते थे, तो वो अपने बच्चों पे आती है तो वो मासूम शहजादे बन जाते हैं कि जी वो तो बाहर रहते हैं। और इन्हीं के दौर में जिस पे जो जो जुल्म हुआ हुआ है, लंबी अगर मैं लिस्ट लाना चाहूँगा तो वो हर कोई गिनवाई जैसे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, वो नहीं आता। पर बात ये है क्लियरली नजर आ रहा है कि अपसेट ये हैं, तफ्तीश जिस तरफ जा रही है। क्लासर साहब ने उस दिन एक मेंबर के मुतालिक इशारा दिया कि उनकी एक्सपर्टीज माजी में इनको तफ्तीश करने की क्या रही और वो बड़ी डिस्कस होती रही है। दूसरे मेंबर का जिन्होंने एतराज ये किया कि जनाब ये माजी में चूंकि हुदैबिया का इन्वेस्टिगेशन करते रहे हैं तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। मैं समझता हूं ये उनकी क्वालिफिकेशन बनती है कि अगर एक आदमी ने एक चीज पे काम किया हुआ है तो उसको ही लेना चाहिए क्योंकि उसने काम किया हुआ है। तो बाकी हम लाहौर में जो पले बड़े हैं वो जानते हैं कि मियां अजहर वो आदमी थे कि जिनके जब इनकी नेशनलाइजेशन हुई तो मियां अजहर के वालिद साहब ने इनको, ये आम मशहूर था कि काफ़ी सारा पैसा दिया था और काफ़ी लोगों का ये ख्याल था कि ये दुबई में और सऊदी अरेबिया में जो मिलें लगी उसमें उनके काफ़ी सारे पैसे उन्होंने भी दिए थे और ऐसे ही दिए थे। सो उनसे ज़्यादा कौन जानता है कि ये पैसे कैसे गए? तो वो एक इस तरह ये भी एक ग्रेप वाइन जो है ना, स्ट्रीट ग्रेप वाइन चल रही है। पर मैं समझता हूँ कि सबसे ये जो इनको तकलीफ हो रही है वो ये है कि इसमें ऑब्वियसली हम जिस तरह कहते रहे यहाँ पे कि हुदैबिया खुल गया हुआ है और हुदैबिया के अंदर जो है इतने मवाद मौजूद है और ख़ास तौर पे वो जो 49 रिश्तेदार, मामियाँ, चाचियाँ, खालू, बेचारे बुजुर्ग तफ्तीश के लिए 43 बुलाए जाएंगे। तो जाहिर है याद रहे कि उस जमाने में खानदान के अंदर लड़ाई थी और खुश नहीं थे लोग कि जनाब ये जिस तरीके से तकसीम जायदाद की गई है। उस वक्त उनको फिर किसी ना किसी तरीके से पैसे से, दबाव से, जोर से दबा लिया गया। अब जब तफ्तीश पे आएगा और उन पे इल्जाम है कि मनी लॉन्ड्रिंग आपने किया है तो वो बताएंगे जाहिर है कि जनाब हमने नहीं की, ये हमारे सिग्नेचर नहीं थे, ये फलाने ने कराए, ये फलाने ने कराए। तो ये नजर आ रहा है कि ये चीजें खुलेंगी। ये तो तस्वीर का एक रुख है। शॉर्टली बस 1 मिनट का मैं दूसरा रुख दिखा दूं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये कोई जो है ना डिसेप्शन भी है, ये इनको ये तसल्ली है थोड़ी सी कि जनाब ये ठीक जा रही, तो ये JIT के अफराद पे ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि कल को अगर JIT की रिपोर्ट इनके फेवर में आ गई
تو پی ٹی آئی والے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جناب یہ جے آئی ٹی غلط تھی، وہ کہہ رہے ہیں انہی کے منہ سے کہلوائیں. تو مجھے کسی نے یہ کہا اور بڑے ہی کوئی سمجھدار آدمی تھے اور میں اس پہ سوچتا رہا ہوں. دس از جسٹ فوڈ فار تھاٹ. صحیح ہے، ٹھیک ہے. کلاس صاحب تفتیش کے لیے بلانے کی بات ہو رہی ہے. سعید احمد صاحب نے آنے سے انکار کر دیا، قاضی فیملی نے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا. اگر قطری شہزادہ بھی نہیں پیش ہوتا، حماد بن جاسم کے متعلق بھی کوئی جواب نہیں آیا، کیا سمجھتے ہیں آدھے سے زیادہ کیس نمٹ جائے گا ایسے ہی؟ اپنا شہزادہ بھی تو پیش ہوا ہے نا، حسین نواز. اس کا جو وہ لیٹر ہم نے دیکھا ہے وہ بغیر کوئی ڈاکومنٹس کے، بغیر چیزوں کے پیش ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہوتے تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا، کہ جب بھی عدالتیں بلائیں گی ہم ان کو سیٹسفائی کریں گے. جس فورم پہ بھی ہمیں کہا جائے گا ہم جا کے ان کو مطمئن کریں گے. ہارون پاشا صاحب بھی یہ فرماتے تھے، جو ان کے سی ای او ہیں، وٹ ایور، جو بھی اتفاق گروپ کے ہیں. حسین نواز صاحب نے بھی درجن دفعہ یہ بات کی ہے، جناب جب بھی جس فورم پہ کہیں گے ہم وہاں پہ پیش ہونے کو تیار ہیں. اب جو فورم آیا ہے تو وہ ویسے مجھے ترس آیا، اس بچے کی جان نکلی ہوئی تھی کہ صحافیوں کو کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے وکیل نہ لے جانے دیا گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا. آ کر انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں نا گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے، تلوار بھی ہے. اب تمام چیزیں پیش ہو گئی ہیں. جے آئی ٹی بھی ہے تو جے آئی ٹی بھی ہے. اب جو جے آئی ٹی کا بھاری پتھر اٹھانا ہے اور اس کو اٹھا کے آپ نے چومنا ہے، وہ چوما نہیں جا رہا. عامر صاحب نے جو بات کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا نا، جو آخر پہ انہوں نے اپنی کنسپیریسی تھیوری دی، جو پوری ہماری، ان کا ایک دوست تھا، انہیں ابھی یاد آ جائے گا، نام اس کا خود بتائیں گے، واقعہ سناتے ہوتے. میرا خیال بعد میں اس بیچارے کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی کہ بیرون ملک سے آیا تھا. اس نے کہا، اگین میرا خیال صحافی تھا کوئی، اس نے کہا تھا عامر صاحب پاکستان واحد دنیا کا ملک ہے، میں جس بندے سے ملتا ہوں اس کے پاس 1001 یہاں پہ تھیوریز ہیں اور موسٹلی کنسپیریسی تھیوریز ہیں. آپ کو یاد آ جائے گا، آپ کا ایک دوست تھا، اس نے کہا ہر بندے کے پاس ایک عدد یہاں تھیوری ہے. تو یہ اگین ایک تھیوری یہ بھی چلے جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، میرا نہیں خیال کہ عامر صاحب والی یہ تھیوری جو ہے نا وہ یہاں پہ چلنے والی. اٹس سو ٹرانسپیرنٹ، یہ سب کے سامنے ہے کہ جو ثبوت اب آ کے پیش کریں گے بھی صحیح، تو وہ بھی تو سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا نا، ان کی اسکروٹنی بھی تو ہوگی کہیں نہ کہیں، وہ بھی دیکھے جائیں گے. اور دوسرا مجھے آپ ان کی بہادری کی داد دیں، ویسے یہ بندے بڑے وفادار چن چن کے لگاتے ہیں ویسے، کہ سعید احمد صاحب جیسے قمر زمان چودھری صاحب نیب کے چیئرمین ڈٹ گئے تھے، وہ ٹینک کے آگے لیٹنے کو تیار ہو گئے تھے کہ میرے اوپر ٹینک چڑھا دو، میں شریف خاندان کی وہ نہیں کروں گا، میں انکوائری نہیں کروں گا، جو سپریم کورٹ نے کہا تھا. ٹینک ہی چڑھا ہوا ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں، اب سعید احمد صاحب نے بھی کہا ہے کہ میرے اوپر جو آپ نے فوجی ٹینک چڑھانا چڑھا دیں، میں جے آئی ٹی میں پیش نہیں ہوں گا. وہ جے آئی ٹی کے کہنے پہ نہیں آ رہے، وہ ان کے کہنے پہ آ رہے. سپریم کورٹ نے بلایا. میرا ایک سوال ہے میں سے واجد زیاد صاحب سے، کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایک کامنٹ آ جائے کوئی میرے خلاف، آپ کے خلاف، کسی اور کے خلاف، تو پوری ایف آئی اے چڑھ دوڑتی ہے. ہند سندھ سے بندے جا کے پکڑ کے لے آتی ہے. دہشت کا آپ نے یہاں بازار گرم کیا ہوا ہے. آپ یہاں سوشل ایکٹیوسٹ پکڑے ہیں اور ایف آئی اے باز ہو اس وقت یہاں پہ پورے محلے میں پھیلی ہوئی ہے. اتنی جرات نہیں تھی واجد زیاد صاحب نے اپنی ایف آئی اے کو کہتے کہ اٹھا کے لے آؤ سعید احمد کو پیش کرو میرے سامنے. آج عدالت یہی کہا کہ جو نہیں آئے گا تو پھر اس کے ساتھ کیسے بلایا جائے. واجد زیاد صاحب کو عدالت کی ضرورت تھی. اگر آپ نے سوشل ایکٹیوسٹ کو اٹھانا ہو، آپ نے وہاں پہ اٹھانا ہو، تو یہ پوچھتے ہیں یہاں پہ جو ایف آئی اے کے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ تو لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، کمپیوٹر اٹھا لیتے ہیں، بچے پکڑ کے لے آتے ہیں. یہاں پہ واجد زیاد صاحب سعید احمد صاحب سے ڈر گئے، نہیں جناب، اور عدالت میں پہنچ گئے. وارنٹ جاری کرتے اپنے کسی بہت بڑے گلیڈیٹر ایف آئی اے کے بہت بڑے اتنے بہادر سپاہی بیٹھے ہوئے، ان کے بہادر، ان کے ڈپٹیز بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی جیز بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی کو کہتے جیسے لوگوں کے بچوں کو گھروں سے اٹھا کے لے آتے ہو اور ان کے کمپیوٹر اٹھا کے لیتے ہو اور ان کو یہاں پہ لٹا کے آپ ان سے ساری چیزیں پوچھ رہے ہو. تو یہی ٹریٹمنٹ دینا چاہیے تھا نا سعید احمد صاحب کو، منی لانڈرر جو ہیں. یہ قانون ہے عامر صاحب اس ملک کا کہ سوشل ایکٹیوسٹ کو اٹھانا ہے جس نے کوئی ٹویٹ کر دی ہیں، تو اس پہ باشو ایف آئی اے کی آپ کی پھرتیاں دیکھیں. وہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انہوں نے پوچھا، جب یہ پاناما ہو رہا تھا، یہ ایم ایل اے صاحب جو ڈی جی صاحب ہیں کل پرسوں آج ریٹائر ہونے والے ہیں، مصروف کے خوف کے مارے شکل بن گئی تھی ان کی ایم ایل اے صاحب کی، ڈر کے مارے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جب پوچھ لیا کہ حضور آپ کوئی پاناما پہ کریں گے، اس نے کہا ہمارا کیا کام. اس نے کہا ہم تو پبلک کے نمائندے کسی کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو ایف آئی اے یہ جو بدماشیاں کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے، یہ سوشل ایکٹیوسٹ کے لیے بنی ہوئی ہے، ٹویٹر کے لیے بنی ہوئی ہے، فیس بک کے لیے بنی ہوئی ہے. اتنی جرات تھی تو جاتے سعید احمد کو اٹھا کے لے آتے جو ملزم ہے حدیبیہ کے اندر نام ہے ان کا. آپ کو مطلب ایف آئی اے کو اس کے بعد تھوڑی سی وہ خواجہ آصف صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں کہ تھوڑی سی کر لیں حضور. اتنی اگر آپ میں جرات نہیں ہے نا کہ بڑے آدمی کو دیکھ کے آپ کو کانپنا شروع کر دیتے، آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں، کسی کا بچہ گھر میں بیٹھا اس کو اٹھا لو، اس پہ چھاپا مارو. اور چودھری نثار علی خان صاحب یہاں گھنٹوں تقریریں کرتے ہیں، تو چودھری نثار علی خان صاحب کو کہنا بندہ پیش کروائیں. دو قسم کے قوانین تو ہیں نا، دو ہیں اس ملک میں. مطلب جن سے سعید احمد جو ہے، جس ایف آئی اے سے واجد زیاد صاحب سینئر افیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان سے سعید احمد بھی پیش نہیں ہو رہا تو پھر کہانی تو ختم ہوئے گی. اگر آپ نے جا کے سپریم کورٹ کو کہنا ہے ان کے پاس جوڈیشل پاورز ہیں سر، یہ آرام سے یہ ایف آئی اے اپنا وارنٹ جاری کر کے جے آئی ٹی
FIA को भेजती कि सईद अहमद को उठाओ और पकड़ के ले, और साथ में एक लेटर लिखती इंटीरियर मिनिस्ट्री को, लंदन की काजी फैमिली आने को तैयार नहीं है, इनके इंटरनेशनल वारंट जारी करें। बेनजीर भुट्टो के रेड वारंट इसी FIA ने जारी किए हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने किए थे जब आफ्ताब शेरपौर साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर थे। बेनजीर भुट्टो के इन्होंने इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी किए, तो लंदन की काजी फैमिली का रेड वारंट जारी क्यों नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं। 6 कवानीन आपने बनाए इस मुल्क में, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ये वाजिद जियाद साहब जरा पैर पे खड़े हूं, जरा थोड़ी सी हिम्मत पकड़े, जितनी मतलब ये दहशत दूसरे लोगों को रखी हुई है, थोड़ी सी बड़े लोगों के लिए दहशत पैदा करना। पास क्लासा मौजूद है, और जहां तक दहशत की बात है, दहशत तो सिर्फ एक आम आदमी और कमजोर आदमी के लिए। पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ से बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली का बजट पेश होने के बाद आज पहला दिन था, लेकिन आखिर वीरानियों के डेरे क्यों थे? क्लासा वहां पर मौजूद है, इन्हीं की जुबानी जानेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। कौमी असम्बली का बजट पेश होने के बाद पहला दिन था, क्लासा बाबा पे मौजूद थे। कहते हैं पुरकशिश और लजीज खाने की खुशबू तो बहुत सो को खींच लाती है, मगर हुकूमत कौरम क्यों पूरा कर सकी? पार्लियामेंट में वीरानियां क्यों थी? ये पहले मैं थोड़ा सा एक और बता दूं कि हमने जनाब मुशर्रफ साहब से रब्ता किया था कि उन पे आ रहा था ना कि जो उन्होंने कहा है कि एक मेंबर जो है वो जनरल मुशर्रफ साहब के बड़े करीबी हैं जी। उन्होंने जनाब मेरे तो फरिश्तों को भी पता नहीं है, जनाब मुशर्रफ साहब ने कहा है कि कौन सा मेरा करीबी है, कहाँ से मेरा करीबी है। तो उन्होंने कहा ना कि उनके साथ उन्होंने काम किया है जो एतराज की वजह थी। तो जनाब मुशर्रफ साहब का मैसेज यही है, परवेज मुशर्रफ साहब का, ये कि मैं तो किसी को नहीं जानता। अब उसमें ऑफ कोर्स हुई जो बात हम उस दिन कह रहे थे, 8-9 साल बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द काम कर रहे होते हैं, तो उनमें से एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का बंदा जो उस जमाने में वो बेचारे थे उस वक्त होगा। जनाब मुशर्रफ साहब 2007-8 में मतलब चले गए थे, जो 10 साल पहले कोई था पता नहीं किस पोजीशन पे था, तो आज उसका नाम लेके एतराज करना मुशर्रफ साहब का, जी उनके जानने वाले थे, दूर से उन्होंने उनको देख के हाथ हिलाया था, आते हुए एक सेल्फी ली थी, जाते हुए फोटो ऑटोग्राफ ले लिया था, तो लिहाजा इनको नहीं बैठने देना। तो मुशर्रफ साहब कहते हैं जनाब के अपना केस उसे खुद इधर लड़ो कि मैंने नो कमिंग टू द आज कौमी असम्बली का। तो मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि आमिर मतीन साहब, नुसरत जवेद साहब ये सारे टाइम निकाल के आएंगे और बैठेंगे सुनेंगे वहां पे। खैर ये तो नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि इनसे जूनियर रिपोर्टर ज्यादा मैं पहुंच गया वहां पे। आज बड़ा इंटरेस्टिंग डे था। एक तो सब जो ही आप वहां पे एंटर होना, उस वक्त मेरा ख्याल है मैं कोई पहुंचा हूं कोई 4:30-5 बजे, 4 बजे इजलास होना था। पूरे का पूरा ऐवान पार्लियामेंट खानों की खुशबू से, आमिर साहब क्या बात है, पकोड़े तले जा रहे हैं, जलेबियां मेरी फेवरेट में से मेरे मोटे महावरतन कह रहे हैं ये बजट की सूरत में पकोड़े तले जा रहे हैं। ये देखें आप पिक्चर देखें जरा आमिर साहब, ये बजट का और ऊपर से अच्छा पकोड़ों की खुशबू, उसके बाद वहां पे आपके समोसे, जलेबियां, उसको गुलाब जामुन और फिर जो दीगर वहां पे होता है सब का सब। ये पार्लियामेंट की ऊपर देखे छत पे साइड पे बकायदा इनक्लोजर बनाया गया जिसमें सिर्फ खाबे पक रहे हैं। ये अपनी जेब से तो नहीं डाल रहे? जेब से बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछ लिया। हर साल ये शौकत अजीज साहब के दौर से शुरू हुआ था, सिर्फ इनको ब्लेम ना करें। शौकत अजीज साहब ने शुरू किया था कि MNAs जो हैं वो यहां से नहीं जाएंगे, बजट पे बहस होगी, नाश्ता भी इधर होगा, सहरी भी यहां पे होगी और शाम को अफ्तारी भी यहीं खाएंगे। हम ये समझे थे शायद इसके बदले में MNAs की तनख्वाहों में से अब पैसे काटेंगे, क्योंकि उनको तनख्वाहें मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं। जनाब करोड़ों रुपए ये हर साल शौकत अजीज साहब भी देते थे, उसके बाद पीपल्स पार्टी वो भी देते थे, अब नवाज शरीफ साहब भी ये दे रहे हैं। ये सारे का सारा खाना जो है ना पब्लिक के पैसे से पिकनिक है, ये बजट इज अ पिकनिक, बजट इज अ पिकनिक। ये देखे सारे वहां पे तनूर लगे हुए हैं सर जी, वहां पे ये कढ़ाइयां लगी हुई हैं, बड़ा ये माहौल बना हुआ था। मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था मैं कि अफ्तारी तक यहीं बैठ के सीन देखूं और बैठ के इसको रोजा खुलने तक इसका इंतजार करूं। अब हुआ क्या, ड्रामा क्या हुआ है, अब जिनके लिए सारी चीजें की गई थी, एक MNA साहब मिल गए मुझे, उन्होंने पूछा ये खाना कहां से आया है आज। उन्होंने कहा जनाब सुना है जो 5 सितारा होटल है यहाँ पे 5 स्टार है, इस पे मार्गला साइड पे, वहां से आया है। उन्होंने अच्छा हमारे दौर में तो सरीना से आता था, पीपल्स पार्टी के थे, उन्होंने हमारे दौर में सरीना से आता था खाना, वहां से आता था, अब की दफा वहां से आया है। ये सिर्फ अफ्तारी का प्रोग्राम हो रहा है, जो अफ्तारी खाना इसके बाद आना है जो होटल से आना है। अब अंदाजा करें 342 MNAs का खाना करना है, उनका स्टाफ है, नेशनल असेंबली के लोग हैं, ये कितना बड़ा बजट जो है यहाँ पे चल रहा है। आपने पूछा सवाल कि पैसे कहां से आएंगे, आपको याद है हमने यहाँ पे एक अदद वो दिखाया था, क्लिप दिखाया था, जिसमें उसने सवाल पूछा था ओबामा साहब से कि हुजूर आप तो व्हाइट हाउस में अयाशा करते होंगे। बिल्कुल उसने कहा रुक जाए, उसने कहा मेरी बीवी मिशेल जो है वो जाती है, मेरी तनख्वाह में से जो बिल आता है किचन का मेरी बीवी मशल करती है, मैं टूथपेस्ट जो हूं ग्रासरी भी हो वो मार्केट से लेके आती है, मेरी तनख्वाह में से आती है।
ये वो हैं हमारे MNAs अगेन जो नाराज हो जाएंगे, जिनकी जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी, तनख्वाहें भी लेंगे, अलाउंसेस भी लेंगे, और इन एडिशन टू दैट ये सारे के सारे एहसान करेंगे बजट पास करके। एहसान के सुन लें सर, इजलास शुरू हुआ, वहां पे हार्डली 90 सिर्फ MNAs थे हुकूमत के, 90, 230-40 क्लेम करते, 90 लोग मौजूद थे। अपोजिशन वहां से बैकआउट करके चली गई, एंड दे हैड अ वेरी वैलिड पॉइंट। और खुर्शीद शाह साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, धीमे मिजाज के आदमी लेकिन गुफ्तगू ठीक करते हैं वो। उन्होंने कहा जनाब कि अगर इसहाक डार साहब ने जो तकरीर की है, दावे किए हैं, झूठ बोला है, सच बोला है, वो पूरी कौम को लाइव आपने PTV पे दिखाई है, तमाम चैनल्स ने दिखाई है, तो हमारी तकरीर क्यों नहीं दिखाई जाएगी जब हम उस पे आके अपना क्रिटिकल वैलिड पॉइंट, और उस पे तमाम पार्टीज ने उनको सपोर्ट किया, खुर्शीद शाह साहब को उस पे PTI ने भी किया है, दीगर अपोजिशन पार्टीज ने भी किया है। उस पे इसहाक डार साहब हूं या सादिक साहब हूं या दीगर हूं, उनका तय किया हुआ था कि हमने अपोजिशन की तकरीरें जो है बजट पे नहीं दिखानी। मैं टीवी पे सुन रहा था, उन्होंने ये भी कहा कि धरने के दिनों में तो हमारी सारी तकरीरें दिखाते थे, आजकल हमारी तकरीरें। ये खुर्शीद शाह साहब ने भगो के मारी कि मैं थोड़ी देर के लिए भी खड़ा होता था ना कोई बात करने, तो फौरन PTV वाला ये कैमरे वाला भागा हुआ आता था कि सारे 1 मिनट रुके, आपको लाइव लेना है। उसने कहा उस वक्त मुझे लाइव लेते थे, अब आप मेरी तकरीर सुनाने को तैयार नहीं है। सवाल आमिर साहब 2-3 है, ये जमहूरी मुल्क है ये। इवन आपको पता होगा इंडियन की पार्लियामेंट लोकसभा का अपना चैनल है सर। यूके पार्लियामेंट में हम देखते हैं वो लाइव दिखाते हैं दुनिया के। हमने इवन बिल क्लिंटन का ट्रायल हुआ, पूरी दुनिया ने उसको लाइव देखा सर। इवन मुझे बताया गया कि बता रहा था बांग्लादेश का जो उनकी पार्लियामेंट है, उनका अपना चैनल है। एक तो बहुत पहले इनको USAID ने ऑफर की थी पार्लियामेंट को कि हम आपको पार्लियामेंट का अपना चैनल बना के देते हैं। इन शहर के बच्चों ने कहा नहीं, हमें अपना चैनल नहीं चाहिए, ये सारी की सारी गुफ्तगू 4 दीवारी में होगी, बाहर नहीं जाने देंगे। मेरा सवाल ये है कि इसहाक डार साहब किस चीज से खौफजदा हैं, डर गए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट की ये MNAs की तकरीरें लाइव नहीं दिखाएंगे? क्या खौफ है? आपने कौन सा ऐसा बम मार दिया है, कौन से ऐसे झूठ बोल दिए जो आप समझते हैं वहां पे जब पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, PTI के 2-4 अच्छे लोग बैठे हुए हैं, वो जब खड़े होंगे आपके झूठों का वो पर्दा खोलेंगे, एक्सपोज करेंगे। आप क्यों डर रहे हैं? अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया हुआ, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को आप क्यों उनको डिमोलिश कर रहे हैं? ये तो एक सवाल है। और मुझे नहीं लग रहा आज का दिन इन्होंने 6 बजे खत्म कर दिया इजलास। और जितने खाबे आए थे आमिर साहब, मैं उस पर कंक्लूड कर रहा हूं, जितने यहां पे तंदूर लगे हुए थे, कढ़ाइयां लगी हुई थी, जलेबियां बन रही थी, पकोड़े, समोसे, चटनियां, बला बला, वो सारे के सारे जाए गए हैं सर। उसके बाद मेरा ख्याल है वो बेचारे जो मुलाजमीन है उन्होंने खाए होंगे। ये सवाल अब आप ही बता दें कि कौन सी ऐसी चीज है जो इन्होंने छुपानी है, जिसके लिए इन्होंने पूरी उससे इन्होंने वो करवा ली है, बैकआउट करवा लिया है। ये इस मुल्क को, ये कौम को, उनके पॉलिटिकल नुमाइंदे को नहीं सुनना चाहते, अपनी सुनाना चाहते। सही किस चीज से डर रहे हैं डॉक्टर? ये तो नूरजहां कहती ना, हाय अल्लाह तुसी की पूछ लिया। ये नए चैनल की जरूरत ही नहीं है क्लास साहब। PTV जो इतना बड़ा है, आपके और मेरे पैसों से चलता है। ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अंदर जो हमारे से पैसे काटते हैं, 5 अरब रुपया शायद इकट्ठा करते हैं आपसे और हमसे। ये इनके अब्बा के पैसे नहीं है। ये अपोजिशन पीपल्स पार्टी के तो शायद क्रीडेंशियल्स ना हो ये डिमांड करने के PTV को इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि वो भी अपने दौर में इसी तरह इस्तेमाल करते रहे। PTI को चाहिए कि इसके ऊपर टेकअप करे, इशू बनाए कि फाइनली अब PTV को इंडिपेंडेंट बना दे और वो जो कड़ाइयां चलती रहती हैं उनके हेडक्वार्टर में, इसको बंद करें। BBC वो भी इस तरह सरकार के पैसे पे, टैक्स पेयर्स के पैसे पे चलता है, वो बिल्कुल ऑटोनोमस है। इंडिया में दूरदर्शन जो है, वो जो आप चैनल्स का जिक्र कर रहे हैं, लोकसभा का अलहदा है, लोकसभा का बिल्कुल अलहदा हो गया हुआ है। और दूरदर्शन की भी जो चीजें उसको डील करती हैं, उन्होंने रिलेटिवली उसको जेन्युइनली ऑटोनोमस बॉडी बना दिया है। इस तरह नहीं है कि बिल्कुल ये अंगूठे के नीचे रखा हुआ है और अब तो बिल्कुल मजाक बन के रह गया है। PTV को चाहिए बिल्कुल के उन पे लाजिम होना चाहिए। और ये अपोजिशन को बिल्कुल सही पॉइंट है कि जनाब ये इसको आप सारी तकरीरें दिखाएं ताकि लोगों को पता चले कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है। एक मजाक ही बन के रह गया। ब्रेक लेनी चाहिए। ब्रेक पे चलेंगे क्लास साहब, अभी चलें। छोटी सी हम ब्रेक ले लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, चूंकि बजट से मुतालिक गुफ्तगू आगे चल रही है, बजट से मुतालिक की बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक जानिब पाकिस्तान को 1 साल में $14 अरब सूद अदा करना है, लेकिन जिस मुल्क की एक्सपोर्ट सिर्फ $20 अरब हो, वो इतना बड़ा सूद किस तरह और कैसे अरेंज कर पाएगा? छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। सप्लीमेंट्री बजट पे तो हम बात करेंगे आमिर सर, लेकिन क्लास में आपसे ये जानना चाहूंगी, एक साल में 14 अरब डॉलर हमें सूद अदा करना है, हमारे एक्सपोर्ट सिर्फ 20 अरब डॉलर है। क्या समझते पाकिस्तान दिवालियापन की जाने पड़ रहा है? पहले मैं ये बता दूं, हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट मतीन सैयद साहब, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, उन्होंने कहा आप क्लास साहब आप वो खाबों की बात कह रहे थे ना कि इतना बड़ा खाने पक रहे थे आज, और सारी जलेबियां तो पकौड़े थे, समोसे थे, चटनियां तो पता नहीं वहां पे मशरूबात। उन्होंने कहा वो मुलाजमीन भी नहीं कर सके क्योंकि 6 बजे इजलास खत्म हुआ है, उनके ड्राइवर जो साथ जो लोग आए हुए थे एमएनएस के, तो गाड़ियां ली वो निकल गए, सारे का सारा खाना ज़ाया किया है आज, और बहुत सारा खाना आया हुआ था वहां पे। अवामी खजाना दरिया इस मुल्क में जिसमें वो खुद कहते हैं कि 30% लोग जो हैं जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही, गुर्बत से लकीर से नीचे हैं, वहां पे या आपको लाखों रुपए का खाना मंगाया जाता है, ज़ाया जाता है, एमएनएस भी नहीं खाते, उनके मुलाजमीन भी नहीं खाते, ये सारे के सारी चीजें अब ये नहीं पता पैक करके उन्होंने कहीं पे दी हैं या कोई साथ ले गए, डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। ये इस मुल्क की कहानी सुन लें, हमारी इलीट के काम देख लें। अपनी जेब से नहीं है ना, अपनी जेब से किसी को 10 रुपए भी दे देंगे ना आमिर साहब, उसका 10 महीने तक एहसान भी रखेंगे और अगले को याद भी दिलाएंगे कि हजूर मैंने 10 रुपए की आपको चाय पिलाई थी। नो कमिंग टू जो आपने ये बात की है पॉइंट अहम, मैं आपको आमिर साहब पता है कि हम जो रिपोर्टर्स हैं ना थोड़े से हम फूल प्रूफ हो जाते हैं, हमें जल्दी शॉक नहीं लगते। डेली की इतनी बड़ी बड़ी बम शेल खबरें आ रही होती हैं, मैंने आपके साथ बैठ के भी पता है कि हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी देखे, अखबारात भी देखे, हमने रिकन्फर्म किया अगेन अगेन कि वाकई हमने ठीक पढ़ा है बजट में, हमने वाकई यही फिगर है, इसी काम के लिए है। और मुझे नहीं समझ आ रही जिन लोगों ने वो लिख दिया है, जिन्होंने वो पढ़ लिया, उसके बाद ये हम डाइजेस्ट कैसे कर गए। वो एक ही उसमें मद है, 3 मद्दे हैं इस बजट में अहम है, आपका तरक्याती बजट, आपका डिफेंस बजट, और आपका सूद है जो कर्जों पे देना है। सही। जिस मुल्क में अब आर्मी का बजट जो बनता है तकरीबन 920 आ रहा है, बाकी उसमें पेंशन मिला 180 अरब रुपए की उनकी सिविल की पेंशन, तकरीबन 10-11 अरब डॉलर आर्मी का बजट बन रहा है हमारा। उससे ज्यादा हमारा आपका 13-14 बिलियन डॉलर सूद है जो हमने कर्जों का देना है। सूद बकायदा स्पेशली मुझे समझा दें कि जिस मुल्क का आपका बजट का मेन सबसे ज्यादा जो हिस्सा रखा गया है, पहले आपका सूद है 14 अरब डॉलर, उसके बाद आपका आर्मी नहीं आपका सारी डेवलपमेंट बजट मेरा ख्याल है अगेन 10-11 अरब डॉलर बनता है जो रख देते हैं, लेकिन रिलीजियस या इनकी 500-600 मिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं हो सकती, इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारे खर्च करने की, वो दिखा देते हैं कि हम इतनी करेंगे। और फिर आपका डिफेंस बजट आ रहा है, ये तीनों चीजों में। अब मुझे बताएं इस मुल्क की जो एक्सपोर्ट है वो 20 अरब डॉलर है, जिस मुल्क की एक्सपोर्ट 20 अरब डॉलर है उसने 14 अरब डॉलर का सूद देना है एक साल में। ये रिपीट मैं कर रहा हूं, इस मुल्क के लोगों को बात अगर समझ आ रही है, आई होप बजट को देखने का आसान तरीन तरीका कि आप कहां खड़े हैं। 20 रुपए में से आपने 14 रुपए सूद देना है जो कर्जा लिया हुआ है, ये कर्जों से हट के जो आप कमाई कर रहे हैं, दुनिया से अर्न कर रहे हैं 20 अरब डॉलर, दुनिया को वापस कर रहे हैं सूद की शक्ल में 14 अरब डॉलर। इंपोर्ट्स भूल जाएं, हमारी जो 46-48 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हैं वो अलहदा हैं। फिर इसमें ज्यादा आ जाते रेमिटेंसेस, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आपको थोड़ी सी इज्जत दी है, 16, 17, 18 अरब डॉलर वहां से आ रहा है, जिनको आजकल हम गद्दार करार दे रहे हैं, ये यहूदी हैं, ये जनाब इंडियन एजेंट हैं, ये जनाब ये इमरान खान को जो पैसे दे रहे हैं, ये खुदा न खासा मुसलमान ही नहीं है, इनका इस मुल्क से कोई तल्लुक नहीं है, इनको बिल्कुल उनकी क्रेडिबिलिटी ने उड़ा के रख दी है। ये उनकी तरफ से 17-18 बिलियन डॉलर आता है जिसकी वजह से थोड़ा सा काम चल जाता है। बाकी अगले साल पाकिस्तान ने 8 अरब डॉलर के नए कर्जे लेने हैं प्रोजेक्ट्स में जो हमें इस साल अनाउंस किए गए। मुझे समझा दे इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क के इकोनॉमिस्ट, में तो बड़ा लेमैन आदमी, कोई अगेन इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं हूं, अंधे को भी नजर आ रहा है, अंधे को भी, कि ये मुल्क बड़ी तेजी से दिवालियापन की तरफ जा रहा है। जिस मुल्क ने 14 अरब डॉलर का सूद देना हो, 20 अरब डॉलर की सिर्फ एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट आपकी 48 अरब डॉलर चल रही की हो, ट्रेड गैप आपका वो बिल्कुल उस पे चला गया, दूसरे एंड पे चला गया, उस मुल्क को आप कैसे सस्टेन करेंगे? कोई आपको कहीं पैनिक नजर नहीं आ रहा, कोई पार्लियामेंट में इस पर संजीदगी नजर नहीं आ रही, कहीं पे आपको डिबेट नजर नहीं आ रही। और मेरी एक रिक्वेस्ट है इस मुल्क के पॉलिसी मेकर से और इस मुल्क के जो मुक्तदर हल्के कहते हैं आमिर साहब, मुक्तदर हल्के जो चलाते हैं इस मुल्क के हजूर, तो इस मुल्क पे रहम करें आप सारे मिलके। हमारी वो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, हमारी पॉलिटिकल एलीट हो, इस मुल्क को आप रिवर्स करें। जो पॉलिसीज आप चला रहे हैं ये नहीं चलने वाली। ये मेरे जैसे एक नाहल आदमी को भी उसको समझ आ रही है कि आप नहीं चल सकते।
اس آپ خطے میں سیکورٹی پالیسی کو ریوائز کریں. جو ہم نے یہاں پہ دوست دشمن بنا لیے ہیں ان کو کم کریں. اس ملک میں کوئی انوائرمنٹ بنائیں. اپنے ہم ڈیفنس کے ہمارے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, ہمارے سود, ہمارے قرضے, نان ڈیولپمنٹ ہمارا ایکسپینڈیچر بڑھتا جا رہا ہے. یو ہیو ٹو ریورس اٹ. آپ انڈیا کے ساتھ آپ نے کرنے ہیں تعلقات, ان کو ٹھیک کریں, نہیں تو یہ چیزیں ہم سے مینج نہیں ہوگی. افغانستان سے ٹھیک کرنی ہے, آپ نے ایران سے کرنی ہے. اس خطے میں آپ کو پیس لانا ہے. یہ پاکستان کے گریٹر انٹرسٹ میں ہے اس وقت کہ جس ملک نے $14 ارب کا سود دینا ہے اور ہم قرضے لیتے جا رہے ہیں اور ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو اس خطے میں نئی سیکورٹی پالیسی کی ضرورت ہے. اس ملک کو سیکورٹی آپ اس سے نکالیں. ہم نے اس کو سیکورٹی سٹیٹ بنا دیا ہے. ہر وقت ہم اس میں تھریٹ کا شکار ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے تمام چیزیں جو ہیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس ملک میں کوئی آ کے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے. کسی وقت پاکستان کی انڈیا کی جنگ نہ ہو جائے, کسی وقت افغانستان سے نہ ہو جائے, ہمارا کسی وقت ایران کے ساتھ بارڈر کلیش وار میں نہ بدل جائے. یو ہیو ٹو ریورس اٹ. میں بالکل سادہ مائلڈ لفظوں میں یہی کہہ سکتا ہوں, اس ریاست کو ہم نے بچانا ہے. اپنی سیکورٹی پالیسیز کو ہمیں ریورس کرنا پڑے گا. باقی کرنی تو اپنی مرضی ہے. ہماری باتوں پہ آپ نے نہیں, انہوں نے کرنی اپنی مرضی ہے, لیکن یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. $20 ارب کے ایکسپورٹ کرنے والا ملک اگر وہاں $14 ارب کے سود دے رہا ہوگا نا, وہی مجھے ان سردار جی والی بات یاد آ رہی ہے. انہیں کیا سی یہ دکان میں چلتی لگتی نہیں پھر. جناب مہربانی فرمائے اس ملک کی پالیسیز کو ریورس کریں, اس کو ویلفیئر سٹیٹ کی طرف بنائیں. اور یہ جو ہم نے سیکورٹی کا ایک بنایا ہوا ہے, اس کو میرا خیال ہے اس پہ کچھ لوگوں کو بیٹھ کے سوچ سمجھ کے ان معاملات کو ٹیکل کرنے بالکل پالیسیز ریورس کرنی ہوگی. جس طرح آپ نے کلاس بات کی ملک پر رحم کرنے والی نان ڈیولپمنٹ بجٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, سپلیمنٹری گرانٹس کی ہم بات کرتے ہیں. عامر صاحب, تو پچھلے سال تو کچھ کم تھا, اس بار تو زیادہ ہو گیا. پہلے 260 تھا, اب 310 ارب روپے زائد خرچ کر ڈالے ہیں بجٹ سے ہٹ کے. یہ کون کنٹرول کرے گا؟ عام آدمی کو سمجھاتے ہیں کہ سپلیمنٹری بجٹ ہوتا کیا ہے, کہ یہ جو ابھی دکھا رہے تھے کھابے کھا کے یہ جو بجٹ اتنی ٹیکنیکل زبان میں ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں, ظاہر عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا. کلاس صاحب نے بڑے آسان طریقے سے ایک زاویے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس کا ایک دوسرا آسان زاویہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح ابھی کہا کہ کوئی 1300 ارب روپیہ تو یہ سود میں چلا گیا, اس کے بعد 920 ارب روپیہ چلا گیا ڈیفنس کے اندر. ٹوٹل اگر جو صوبوں میں پیسے جانے ہیں ان کو اگر نکال دیا جائے تو اتنی بڑا جو شور ہے, یہ کھابے چل رہے ہیں, جو بجٹ ہے نا, یہ ٹوٹل 400-500 ارب روپیہ ان کے پاس بچتا ہے, جس کے اندر ساری ایڈمنسٹریشن چلانی ہے. اور جتنا یہ شور مچا رہے ہیں کہ یہ 2 مہینے بحث کرنی ہے, یہ سارا 400-500 ارب روپے کا جو شور اتنا مچایا ہے, اس بجٹ کو ہم سیریسلی کیوں لیں؟ جب یہ ابھی آپ نے ذکر کیا سپلیمنٹری بجٹ, یہ عام آدمی کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. سپلیمنٹری بجٹ یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلا آپ نے بجٹ دیا نا, اس کے علاوہ ہم نے جو ایکسٹرا خرچے کر دیے, اور قومی اسمبلی سے منظوری بھی نہیں ہے. قومی اسمبلی کی لازمی ہے اس کے لیے منظوری, اس لیے دینا, پیسے تو پہلے ہی خرچ ہو گئے ہیں. اب کو کہتے ہیں انگریزی میں فیٹ کمپلائی, کہ جب ایک چیز ہو گئی ہے, لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم شادی کرنی پڑے گی, مجبوری ہے. یہ وہی کہ وہ پیسے پے ہو چکے ہیں, اس لیے یہ سپلیمنٹری بجٹ. اور جب اگر اس کا وہ پچھلے سال 260 تھا, اس طرح ہم نے بتایا 19-20% کا اضافے کے ساتھ 310 بلین کا نئے آگے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پھر بجٹ کی کیا وقت رہ گئی کہ آپ نے اس بجٹ کے بعد بھی اگر $3 بلین ہے جو ہے کلاس, اگر میں فگرز آر ناٹ رانگ, 300 بلین 300 ارب روپیہ 310 ارب روپیہ جو ہے 310 ارب روپے کے جب اضافی آپ نے پیسے خرچنے ہیں, تو پھر اس بجٹ کی تو کوئی ویلیو نہیں رہے گی, پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. پر اس کے اندر جو ہے وہ بڑے مزدار خرچے ہیں, کہ وہ خرچے کس پہ, ایک تو نا روٹین کی ہوتی ہیں کہ ان اسکیموں سے ان میں جانا, اس کی نہیں ہم بحث کرتے. اس کے اندر جو ہے نا 48 ارب روپے کے لکھا ہوا ادر ایکسپینڈیچرز, وہ پتہ نہیں کیا ہے. پرائم منسٹر کی مرضی ہے, جس طرح وہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ اعزازیے میں کلاسٹ وہ جو ہے اپنے 16 کروڑ روپے اپنے ملازمین کو, دفتر کے ملازمین کو موڈ میں آئے تو معاف کر دو, اس کو دے دو, اس کو دے دو, بادشاہ سلامت جو ہے نا. اس کے بعد پریزیڈنٹ کی سیکورٹی کے لیے 14 کروڑ روپے. اچھا, پچھلے سال 40 کروڑ تھا. یہ آلات خریدے گئے ہیں ایکسٹرا. آصف زرداری سے زیادہ کوئی ڈرتا نہیں تھا پریزیڈنسی میں, ان سے بھی زیادہ یہ ڈر لگتے ہیں کہ 14 کروڑ روپے ان کا اور لگاؤ. ان کو انسان پوچھے, ان کو آپ کی جان کو کیا خطرہ ہے؟ 1 ارب روپے کے ان کے اس کے پریزیڈنسی کے ہیں, وہ علیحدہ اخراجات ہیں. 1 ارب روپے اس میں صرف سپلیمنٹری بجٹ کے اندر پرائم منسٹر نے
15 अरब रुपया जो है ना, 15 करोड़ रुपया अपने डिस्क्रिशनरी फंड्स में, जिसका कोई पता नहीं कि किधर गए, जो है ना। और इश्तिहारात के इश्तिहार जो हेल्थ के इश्तिहारात, हेल्थ के लिए नहीं, सिर्फ सप्लीमेंट्री 310 में से हेल्थ के इश्तिहारात के लिए 1 अरब रुपया, 1.2 अरब रुपया, 1.2 बिलियन रुपया, 22 करोड़। मतलब ये है कि आपका मुल्क जो है ऑलरेडी 1% से भी नीचे 0.5% शायद पूरे हेल्थ पे, जीडीपी के 0.5% ऑफ जीडीपी लग रहा है पूरे हेल्थ पे। उसमें इश्तिहारों पे ये जो लग रहा है वो अस्पतालों पे नहीं, वो इश्तिहारों में ही है। मतलब वो अस्पताल नहीं बनाने, 1 अरब रुपया सप्लीमेंट्री उसमें से आपने हेल्थ पे लगा दिया है। ये रोज टीवी पे देखते हैं ना कि तरक्की की जो एक वो बताई जाती है इश्तिहारों के जरिए, वो है। ये तो हो गया सिर्फ सप्लीमेंट्री बजट। बाकी ये कि बिफोर वी डिस्कस बजट, कि बजट की हकीकत क्या है, फजिंग जो ये इल्जाम लगता है कि जनाब ये सारे ऐसे ही दादो शुमार का हेर फेर है। डॉक्टर हफीज पाशा साहब हैं, उन्होंने पिछले साल एक रिसर्च अपने वो पीएचडी के स्टूडेंट्स और एमफिल के बुलाते हैं और पूरी रिसर्च टीम के साथ, उन्होंने पिछले साल के जो इन्होंने फिगर्स दिए थे कि 4.7 की इन्होंने ग्रोथ बताई थी, तो उन्होंने साबित किया पूरी एक रिसर्च पेपर के साथ कि जनाब ये 3.1 है, ये झूठ बोल रहे हैं। इस साल अगेन इकोनॉमिक सर्वे जो आया है, उन्होंने कहा जनाब ये दोबारा झूठ बोल रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि हमारी 5.28 ग्रोथ रेट हुआ है, ये 4.4% है, ये झूठ बोल रहे हैं। और उन्होंने पूरी तफसील दी है अपनी रिसर्च टीम की कि जनाब ये वो है। उन्होंने कहा जी तारीखी तौर पे जब भी 5% के से ज्यादा हमारी ग्रोथ रेट होती है तो साहब 2 चीजें होती हैं। से अभी ब्रेक से वापस आके बता दें, चले बिल्कुल एक छोटी सी हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आके इस बजट से मुतालिक मजीद भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि शरीफ खानदान सऊदी हुक्मरानों के बहुत करीब समझा जाता है, मगर जो ड्यूटी फ्री जहाज हैं, गाड़ियां हैं, ये महंगे तोहफे हैं, ये सिर्फ कतर, बहरीन और दुबई के हुक्मरानों के लिए क्यों हैं? ब्रेक लेंगे, बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। बजट से मुतालिक आमिर साहब बात कर रहे थे, 2 पॉइंट्स थे जो आप हमारे साथ। जी मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर हफीज पाशा साहब जो कि बड़े मोतबर पाकिस्तान के माने हुए इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी बेगम साहब बाय द वे पंजाब की फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तो उनकी ये रिसर्च है, उनकी पूरी रिसर्च टीम की रिसर्च है। वो कहते हैं कि जनाब ये झूठ बोलते हैं कि इनका 5.2 ग्रोथ रेट आया, ये एक्चुअली 4.4 है। और उनका पूरी जो उसके आर्गुमेंट्स दिए हैं, उन्होंने कहा जनाब कि जो शुमारियात का जो हमारा महकमा है जो ये फिगर सारे देता है, जिस पे बेस्ड ये सारी चीजें हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बिल्कुल कब्जे में है। जिस तरह डॉक्टर साहब कहते हैं ना उसके मुताबिक करते हैं। उन्होंने 18 हेड्स बनाए हुए हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा जनाब वो अजीब अजीब जो उनकी मर्जी आती है वो चला देते हैं। लाइफ स्टॉक एक चीज है जिसके अंदर जितना मर्जी फिगर शो कर दें, क्योंकि किसी कोई सेंसस ही नहीं हुआ जिससे पता चले कितने जानवर हैं पाकिस्तान में, तो जितना दिल करें। फिर उन्होंने एक मिसाल उसके अंदर दी है, माइनर क्रॉप्स होती हैं, दालें, ये फलानी चीजें, छोटी छोटी ये टमाटर, आलू। उन्होंने कहा जनाब मार्केट में रेट चेक कर ले, डबल हो गई है पिछले साल से कीमतें, और ये कह रहे हैं ग्रोथ हुई है। अगर ग्रोथ हुई हो तो महंगी क्यों हुई है? महंगी तब होती है जब आपकी कम सप्लाई ज्यादा कम हो और डिमांड ज्यादा हो तो कीमतें बढ़ती हैं। उन्होंने सिंपल आर्गुमेंट दिया और उनका जनाब ये ग्रोथ तब होती रही है तारीखी तौर पे कि अगर आपकी बिजली भी 5% से ऊपर हो और आपके एक्सपोर्ट्स भी 5%, एक्सपोर्ट्स भी जिस तरह ये कह रहे थे 3% डाउन है, और बिजली भी जो इनके तमाम झूठी चीजें मान भी लें तो 4% से ऊपर ग्रोथ नहीं हुई है। तो उनका तारीख में आज तक इस तरह नहीं हुआ कि जनाब ये इस तरह हुआ। तो उनका ये है। साथ में लास्टली बस मैं बात कर दूं कि ये जो झूठे फिगर्स जिस पर ये बहस करनी है, डार साहब ने ये क्लेम किया है कि हमारा जो डेफिसिट है, हमारा जो आमदनी में और खर्चे के अंदर फर्क है वो 4.1% है। ठीक है, ये वो सबका ख्याल है काफी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट का कि ये 8.1 टाइप 8% टाइप वो इसलिए होगा कि सब ये कह रहे हैं कि जो हम जिक्र करते रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर डेट जो कि हमने पिछले हफ्ते ही किया है 425 अरब रुपए का, उसका बजट में जिक्र ही नहीं है, उसको डाल लें। और इन्होंने जाके जो एक्सपोर्टर्स के रिफंड नहीं बिजनेसमैन के दिए और जो लॉसेस शो नहीं किए गए, जो हेरा फेरियां की हुई हैं, उनको निकाले तो साफ नजर आता है कि ये वाला है। लास्टली, बिल्कुल लास्टली, कि प्राइम मिनिस्टर ने क्लास साहब 2.1 ट्रिलियन 2100 अरब रुपया जो इस सारे बजट के है ना, वो उनकी डिस्क्रिप्शन पे है।
सो तैयार हो जाएं कि इस इलेक्शन ईयर के अंदर उन्होंने अपनी मर्जी से जो है ना एक अपने एमएनओ को वो नालियां और वो सारा खर्चे, बाकी ये जो आप डर रहे हैं कि जनाब ये डेफिसिट ज्यादा हो जाएगा, ये कैसे कर्जों का बोझ डलेगा, उनको फिक्र नहीं है। उन्होंने 100 अरब रुपया अपनी डिस्क्रिप्शन पे प्राइम मिनिस्टर ने रखा हुआ है कि उनकी उस पर मर्जी आती है कि उन्होंने काम बांटा। सही है, ठीक है, वो ये दादो शुमार का हेर फेर और आवाम को सब अच्छा कह के हाँक दिया जाता है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की क्लास बात की है आमिर साहब ने, अभी हमने जिस तरह से अपने इंट्रो में बात की है कि सऊदी हुक्मरानों के तो ये लोग बड़े करीब हैं, मगर जितनी भी महंगी चीजें हैं, गाड़ियां हैं, जहाज हैं, ड्यूटी फ्री, वो सिर्फ कतर, बहरीन और दुबई के हुक्मरान कर सकते हैं। क्या इसके पीछे भी कोई डील है, कोई रायत दी गई है, कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी? वैसे ये खैर समझदार लोग होंगे, हम क्लेम नहीं कर सकते। मेरा जहन अभी तक वहीं पे फंसा हुआ है। आमिर साहब ने भी बैठ के कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जिस मुल्क ने 14 अरब डॉलर सूद देना हो, 10 अरब डॉलर आपका फौज का बजट हो, 24 अरब डॉलर जो है आपने सीधे सीधे इस पर खर्च करने हैं, और एक्सपोर्ट आपकी 20 अरब डॉलर है। 4 अरब डॉलर तो यहीं से आप डेफिसिट लेके चल रहे हैं ना। इंपोर्ट आपकी गई हुई है वहां पे 47 अरब डॉलर। जरा हिसाब करें अब हमारी इनकम कितनी है। 20 अरब डॉलर लगा लें आप इसके आपके एक्सपोर्ट, 16 अरब डॉलर लगा लें आपको रेमिटेंसेस, 20 और ये 16 36 अरब जनाब, 36 अरब डॉलर आपकी कमाई है। 1 अरब सिर्फ डॉलर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। चले 1 अरब डॉलर और लगा लें ना, इसको 37 कर लें, 47 अरब डॉलर आपका बिल बनता है इंपोर्ट का। सीधा सीधा 10 अरब डॉलर, ये लेमैन बात कर रहा हूं मैं, कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक फार्मूला नहीं समझा रहा, कि 24 अरब डॉलर आप, अब 14 अरब डॉलर आपका सूद देना है आपने, वापस करना है। 10 अरब डॉलर आपका फौजी बजट है, उसके बाद ये तो आपका 24 हो गया, फिर आप डाल रहे हैं बाकी उसमें इंपोर्ट बिल में जो गैप आ रहा है 10 अरब डॉलर, वो मुझे ये समझा दे 10 अरब डॉलर आप कहां से लाएंगे। फिर आप मजीद अगले साल इन्होंने 8.5 अरब डॉलर का लोन ये बना के बैठे हुए हैं। ये जो अभी सूद है ना 14 अरब डॉलर, अगले साल ये आपका 16 अरब डॉलर चला जाएगा। अभी अच्छा हमें एक और लॉलीपॉप दिया गया कि चाइनीज आ रहे हैं, सिपैक आ रहे हैं। जनाब के इतला के लिए अर्ज है, जरा पढ़ लें जो इन्होंने हमारे एसआरओ इन्होंने जारी किए हैं ना, इन्होंने जो चाइनीज के साथ मुआहदे हैं, पार्लियामेंट में क्यों नहीं ला रहे? वो इसलिए नहीं ला रहे कि इन्होंने तमाम टैक्सेशन में उनको रियायत दी है। कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है, कोई इनको इनकम टैक्स की इनको वहां पे नहीं है, कोई इन्होंने अदायगियां नहीं करनी। यहां से जितने कंटेनर जा रहे हैं अब तक हमें कोई नहीं बताया कि किसी कंटेनर पे हमें पैसे मिलने हैं नहीं मिलने। सो सिपैक जितना भी होना है उसमें ड्यूटी फ्री है, उसमें कोई पैसे चाइनीज नहीं देने, वो ले जाएं। अभी ये पिछले दिनों हम देख रहे थे वहां पे उनके सूबे में मछली ट्रॉलर ग्वादर से पकड़ के मछली, ये गवाद और क्रैब्स और प्रॉन्स का एक वो तस्वीर मैं भी देख रहा था। देखिए ना सर आपने, उनके चाइनीज अखबार में छपी थी, वो ट्रॉलर भर के सारे का सारा ले गए, चाइना ले गया। फेयर इनफ ले जाएं, हमें उसकी कोई पेमेंट हुई है? हमें बताया जाए कि ये इजाजत से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इजाजत क्या चीज होती है, हमें मिल क्या रहा है उसके? भाई अगर वो ट्रॉलर भर के ले गए हैं सी फूड का, क्या उसकी कोई पेमेंट किसी को की गई है? कोई यहाँ पे कोई पैसे दिए हैं, किससे उन्होंने लिए, या खुद उन्होंने वहां पे जाल फेंके हैं, पकड़े हैं, और पकड़ने के बाद उन्हें ट्रॉलर में डाले और वहां चाइना जाके अच्छा वो बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग इट। वो ये नहीं कह रहे कि मुफ्त में दे रहे हैं। हमने तो मार्केट में देखे हजूर, अगर आपने अगर 14 अरब डॉलर का सूद देना है, आपने लोन रिपेमेंट करनी, तो हमें बताया जाए कि चाइना को राहदारी जो हम दे रहे हैं हमें पर कंटेनर कितने पैसे मिलेंगे, ताकि हमें तो तसल्ली हो, हमें तो रात को नींद है कि ना है। अच्छा ये तो एक और कहानी हो गई। अब सुन लें, इस बजट में जो बड़ा सारा बम चलाया गया है, हैरानी होती है। एक एसआरओ जारी किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, वहां पे एफबीआर ने, सॉरी, कि यहां पे कतर नाम है उनके, वो भी मैं उसमें ये मेहताब हैदर की कल की स्टोरी देख रहा था। अल्थानी फैमिली ज्यादातर नाम उनसे ही शुरू होते हैं। यूई हो गई सर, वहां से यूई से लेके उसके बाद जनाब बहरीन के जो हैं कोई 11 लोग हैं सर, और इसके यूई के 15 हैं सर, और इसमें कतर के भी हैं सर। कतर के कितने हैं उनमें भी कुछ लोग हैं, मैं अभी उनके गिन के बताता हूं मैं आपको। इन तमाम को इजाजत दी गई है कि ये पाकिस्तान जब आए कोई चीज भेजें, ये यहां से जहाज लेके आए, ये यहां से ट्रक लेके आए, ये जहां पे गाड़ियां लेके आए, ये यहां पे जो भी लेके आए, इनसे कोई ड्यूटी नहीं होगी। मतलब ये है जैसे यूएई में या बहरीन में, कतर में वो कोई चीज ड्यूटी फ्री बादशाह सलामत वहां के शहजादे मंगा सकते हैं, पाकिस्तान तक उनके लॉज को एक्सटेंड कर दिया गया है। मैं छोटा सा आपको वाकया सुनाना चाहता हूं। आमिर साहब मेरे दोस्त हैं वहां पे, उसमें रहते हैं डेलावेयर में, मोहम्मद जुबैर भाई, उन्होंने 6 टायां भेजी वहां से पोस्ट की। जनाब वहां पे जब वो डिलीवर करने आया, उसने कहा टायां बाद में देंगे, पहले 7,000 कस्टम ड्यूटी दो।
میں نے جناب اندر گیا، نیند سے اٹھا ہوا، صبح سویرے اٹھ کے میں نے 7,000 روپے ادھر، حالانکہ اتنے کی ٹائیاں نہیں تھی، چلو تھی سپوزلی ہوں گی، انہوں نے 7,000 میں نے کسٹم ڈیوٹی دی. کسٹم والوں کو یہ پتا تھا کہ رؤف کلاسے کے گھر ٹائیاں جا رہی ہیں، امریکہ سے آ رہی ہیں، تو ہی ہیز ٹو پے 7,000. میرے بیٹے نے اس کا منگوانا تھا کمپیوٹر کا کوئی چھوٹا سا اس کا اکوپمنٹ جو مل نہیں رہا تھا، اس نے منگوایا سر، اس نے بھی اس پہ کسٹم ڈیوٹی پے کی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں اس ملک کا شہری ہوں، میں کسٹم ڈیوٹی پیمنٹ ٹائی بھی لیتا ہوں، اگر آتی ہے کوئی میرے لیے وہ دیتا ہے، میرا بیٹا اگر اس کے لیے اکوپمنٹ منگواتا ہے کمپیوٹر، اس کو کہتی ہے. یہ قطر، یہ یو اے، یہ بحرین، ان کو کسی خوشی میں آپ نے کسٹم ڈیوٹیاں ان کو فری کر دی ہیں. فار واٹ پرپز؟ میں کسٹم ڈیوٹی دوں، میں ٹیکسز پے کروں اس ملک میں، یہ لوگ وہاں سے جو کچھ لے کے آ جائیں، ان پہ قیمت تو ادا کریں گے نا. دو کوسچنز ہیں کوئک. کیسا بات یہ ہے ہمارے پاس عامر صاحب آپ کر ہو سکتا ہے کہ یہ ملکی مفاد میں ہو کہ یہ کیا جاتا ہے وہ ہے، مگر کیونکہ ان کے خاندانی تعلقات اتفاقاً قطر میں بھی ہیں، جیسا کہ پینما میں ہو گیا ہے، کیونکہ جو یو اے ای میں بھی ہیں وہاں بھی فیکٹری لگا رہی ہیں، اور بحرین میں بھی جو ہے خاص طور پہ ان کی میری اطلاع ہے کہ اسٹیل مل کا ایک کافی حصہ وہاں بھی ہے. تو میرا یہ پھر شک جاتا ہے، جس طرح وہ آپ کے فیورٹ گاڈ فادر کے اندر کہتا ہے نا کہ اگر میرے بیٹے کا کچھ ہوگا تو مجھے شک رہے گا اس ٹیبل پہ کسی کا ہاتھ ہے. آسمانی بجلی بھی گر پڑی، سچ مجھے آسمانی بجلی اگر یہ گورنمنٹ ملک کے مفاد کے لیے بھی ہے نا، تو میرا شک رہے گا یہ اپنے کسی دوست کو جو ہے نا یہ اوبلائز کر رہے ہیں. سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ وائی جسٹ دیز 3 کنٹریز، وائی ناٹ فار ایگزامپل سعودی عربیہ ہی، بحرین جو لگا دیا ہے، باقی عمان کے سے ہماری کیا دشمنی ہے، باقی اور بھی ملک ہیں جن کو یہ فیسلٹی دی جائے گی. یاد رہے کہ یو اے ای ٹھیک ہے ہماری جان قربان ہے، ان پہ وہ ان سب کے لیے جان قربان ہے. انڈیا میں وہ بھی ان کی ریپبلک ڈے پہ اوپر جو ہے نا ان کی فوج نے شمولیت حاصل کی بھی ہے، اور انڈیا نے تو جناب اس طرح کا کوئی ان کو فیور نہیں دیا گیا کہ ان کے یہاں کسٹم گاڑیاں بھی لا سکتے ہیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ یو اے ای والوں کے کچھ جو امپلائیز ہیں یہاں پہ وہ ان کے رشتہ دار بن گئے ہیں. اصل بات یہ ہے کیونکہ قطر والوں کے ساتھ ان کے وہ بزنس ریلیشنز ہیں جو پینما میں ثابت ہو گئے ہیں، تو ان کو سب چیز الاؤڈ ہے. یہ کوئی مذاق ہے؟ یعنی معاملہ یہی ہے کہ معاملہ کچھ لے دے کی بنیاد پر ہی طے ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا